स्पेशली ब्याज दरों को लेकर, आउटकम ऑफ पॉलिसी को लेकर वो थोड़ा सा मिड कैप्स और स्मॉल कैप में भी रिस्क समझ रहे हैं। अच्छा, आशीष जी, जो आपने अर्निंग सीजन देखा, ये लगा कैसा आपको? बैंक्स को आप किनारे कर देते हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, चाहे वो एनबीएफसीज हों, आपको ये नंबर्स लगे कैसे? और क्या बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है इस वक्त, जहाँ पे पहली चीज़ ये है कि प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, और जहाँ पे आपने 3 महीने काफ़ी क्रीम खा चुके हैं आप, उसको थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसा कौन सा स्पेस है इस पोस्ट अर्निंग सीजन को देखने के बाद? सी डेफिनेटली अगर आप देखें तो मिक्स्ड है एक तरीके से, क्योंकि पहले का माहौल इस तरीका का था कि भाई अब तो हम लोग एक हाईवे पे हैं। लेकिन अगर आप लार्ज आईटी कंपनीज देखें, बैंकिंग देखें, तो उसमें एक तरीके से मिक्स्ड आपको माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अ, अगर आप जैसे प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो हम हमेशा लोगों को यही समझाते हैं कि भाई अपना जो भी एसेट एलोकेशन है उसको रिवाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि सीधी बात है कि भाई अगर 3 महीने में आपका इक्विटी पोर्टफोलियो 15-20% अप्रिशिएट हो चुका है, तो आप किस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस तरीके का रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट, इक्विटी, इसका क्या संतुलन आप बनाना चाहते थे और अब आपको क्या नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो एब्सोल्यूट लेवल पे अगर किसी को बोले, जैसे हम दर्शकों से बात करते हैं, अगर एब्सोल्यूट लेवल पे किसी को बोले कि भाई अभी आपको इक्विटी कम करना चाहिए, तो जब हम बात कर रहे हैं हमको ये नहीं पता कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है। इसीलिए हम उसको एक बहुत ही जेनेरिक तरीके पे बोलते हैं कि भाई आपका एसेट एलोकेशन आप रिव्यू कर लीजिए। कहीं पे अगर आप इक्विटी में सोचते थे कि इतना रिटर्न आना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल गया। अगर आप सोचते थे कि आपका 50% इक्विटी में होना चाहिए, 50% डेट में होना चाहिए, लेकिन पिछले 3 महीने के एक्शन की वजह से 50 का इक्विटी में 60 हो गया और डेट का 50 के बजाय 40 हो गया, तो आपका संतुलन बिगड़ गया। तो ये पूरा का पूरा जो अपना एसेट एलोकेशन है उसको रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं अगले एक साल में डेट में भी कोई खराब रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट, 3 साल से 5 साल मैच्योरिटी का जो डेट है, वो भी काफी अच्छे तरीके से वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकता है और अगले एक साल में अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौका ऐसा है कि रिजल्ट सीजन मिक्स्ड है। जिस तरीके का हाईवे हम सोचते थे उस तरीके का नहीं है, थोड़ी आगे टर्बुलेंस डेफिनेटली देखने को मिल रही है। गाइडेंसेस भी अगर आप देखें तो कई जगहों पे थोड़े से म्यूटेड या थोड़े से रैशनलाइज किए जा रहे हैं। तो इस वजह से एसेट एलोकेशन रिव्यू करना बहुत जरूरी बन जाता है। ओके, अच्छा, मार्केट में वीकनेस काफ़ी बढ़ गई है। अब निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे। थोड़ा ध्यान रखें मार्केट पर। अब हम 19,500 के नीचे हैं और बैंक निफ्टी में भी हम 44,700 के नीचे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। आशीष जी, एक स्टॉक जिस पर आपने बहुत पैसा बनाया वो है डिक्सन टेक। ये मतलब ये जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, इसमें अब उसके बाद हमने काफ़ी नए आईपीओज भी देखे। क्या ये स्पेस अभी भी उसी तरीके से डिलीवर कर सकती है या अभी थोड़ी सी ओवर क्राउडेड बन रही है आपके हिसाब से? सी कभी भी मेरा एक्सपीरियंस ये अनुज सर कि जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में देखिए एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजों में पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में 12 से 15% एक्सपोजर है। लेकिन जब भी कोई चीज एक तरीके से एक्स्ट्रापोलेट की जाती है, उसको जैसे थीम बना दिया जाए, सो जब ये एक चीज थीम बन जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए कॉशियस रहना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म में कॉशन जरूरी है। लेकिन अगर कोई आगे की बात करता है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम नहीं चाहे, बाहर वाले हमको करा के रहेंगे। क्योंकि अगर आप ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर में है, डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे काफी लॉज और रेगुलेशंस, इंसेंटिव्स, कैरेट एज वेल एज स्टिक, बहुत सारे अप्रोचेस हमारे यहाँ चेंज हो रहे हैं। तो हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। और अभी ये जो कंपनीज आप बोल रहे हैं, जैसे इनको लैपटॉप्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं या इनको पहले व्हाइट गुड्स के ऑर्डर्स मिल रहे थे, फिर मोबाइल फोन्स के मिलने लगे, अब समझो लैपटॉप्स के मिल रहे हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी और इसमें काफी इजाफा होगा आगे जा करके। लेकिन जब कोई चीज बिल्कुल ही एक तरीके से एक थीम बन जाए या एक तरीके से एक फैड बन जाए तो शॉर्ट टर्म में उसके लिए कॉशियस रहना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक पिछली बार जब मेरी प्रशांत जी से बात हो रही थी तो एक स्पेस जिसमें वो काफ़ी बुलिश रहे हैं,
वो है आपकी कंजम्पशन स्पेस, और ख़ासतौर से नेस्ले पे खैर बड़ा बैठता, पता नहीं मुझे आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका इतना पॉजिटिव होने के और एज अ फंड आपको लगता है यहाँ पर अभी भी स्पेस है? सो अनुज जी, हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप कंज्यूमर देखें तो ज्यादा से ज्यादा वेटेज डिस्क्रेशनरी कंज्यूमर में है। और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में भी अगर आप देखें तो ज्यादा से एपरल्स, वाइट गुड्स, इस तरीके का जो अर्बन कंजम्पशन या स्लाइटली हायर वैल्यू कंजम्पशन है, इस तरीके का टिल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो रिसेंट टाइम्स में डेफिनेटली डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन वगैरह में प्रेशर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा अपने मार्केट में, वो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में होगा। इसीलिए उस पे ज्यादा हमारा वेटेज है। अगर आप देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में डबल डिजिट एक्सपोजर है। BSE 500 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2x ओवरवेट कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में है, लेकिन वो थोड़ा हाई वैल्यू डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में है। स्टेपल्स को लेकर के अगर आप देखें तो कम वेटेज है। डेफिनेटली आपने सही एग्जांपल दिया, नेस्ले है हमारे टॉप होल्डिंग्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेपल्स का स्पेस देखें तो अंडरवेट है और डिस्क्रेशनरी में ओवरवेट है। अच्छा आशीष जी, आपके फंड में फार्मा का एक्सपोजर कितना था, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल, या फिर मार्च तक या फिर अप्रैल तक आप लोगों ने कितना बढ़ाया? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जहां आपको बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा मिल चुका है, फार्मा पे क्या अप्रोच होगी आपकी और क्या करना चाह रहे हैं आप अपने इस वक्त पोर्टफोलियो में जो फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें? सो वीरेंद्र जी, अगर आप देखें हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी या सेंसेक्स से नहीं, क्योंकि काफी ब्रॉड मार्केट पोर्टफोलियो है, तो BSE 500 से बेंचमार्क होता है। तो पहले आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि अगर आप BSE 500 देखें तो 5 से 6% फार्मा का उसमें हेल्थ केयर का एक्सपोजर है। लेकिन हमारा अगर पूरा पोर्टफोलियो आप देखें तो मेरे ख्याल में 12 से 13% ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस होगा। और इसमें मैं केवल फार्मा नहीं बोलूंगा, मैं जानबूझ करके हेल्थ केयर बोल रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स, बिग फार्मा, मिड कैप फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, ये सारा मिला के करीब करीब 2 to 3x वेटेज होगा BSE 500 के मुकाबले। सो 5 to 6% बेंचमार्क में है। अपने पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स मिला करके करीब करीब 13 से 14% वेटेज है इसमें। और ये जैसे पिछले एक साल में हॉस्पिटल स्टॉक्स वगैरह को लेकर के ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में हमारा वेटेज बढ़ा ही है एक्चुअली पिछले एक साल में कंसिस्टेंटली। ओके, तो ये अभी आई मीन फॉर यू एज वेल, फॉर ए जनरल इन्वेस्टर और जो डायरेक्टली फार्मा स्टॉक्स में एक्सपोजर लेके बैठा हुआ है, फार्मा में स्पेशली जैसे कि आपने कहा ना, आपने कहा कि मैं हेल्थ केयर शब्द का चुनाव करूंगा। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया, सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स एट ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई। ये थीम अभी भी काम करेगी आशीष जी? आपको लगता है कि जिस प्रकार से अब जो वो नॉन कोविड रेवेन्यू है वो स्टेबल हो गए विद पॉजिटिव बायस, बेड कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, ये स्पेस अभी भी होल्ड रहेगा आपकी तरफ से? सो वीरेंद्र जी, इसमें बिल्कुल जैसे पहले अनुज जी ने बताया, जैसे जब वो डिक्सन का एग्जाम्पल ले रहे थे और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इसकी बात कर रहे थे, तो हर एक चीज में हमेशा यही होता है कि एक तो लार्ज लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। तो इसमें अगर आप हॉस्पिटल में देखें तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, अर्बनाइजेशन, सो काफी सारे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ का मूवमेंट, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। और हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस का स्प्रेड, अफोर्डेबिलिटी, प्रोफेशनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। और उसके सामने फिर यही बात आ जाती है जो आपने बताया कि भाई पिछले एक साल में तो ये ट्रेंड रिकॉग्नाइज हुआ है और इसमें काफी आपको अप्रिसिएशन मिला है। तो डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ काफी क्लीशेड चीज है, लेकिन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का जो संतुलन है वो आउट परफॉर्म करने के लिए बनाना पड़ता है। तो लॉन्गर टर्म कोर पोजीशंस रहेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं से कुछ रीएलोकेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए हर क्वार्टर, हर साल BSE 500 को बीट करना भी एक चीज है, न केवल स्टॉक पिकिंग करना। सो हमेशा ये बैलेंस प्ले करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये जरूर बरकरार रहेगा। लेकिन इमीडिएट टर्म में यही प्रॉब्लम है जो आपने बताया कि सडनली प्राइसेस काफी चल जाती हैं, फिर आपको अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना पड़ता है।